तो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, रिवर्स के बारे में देखेंगे, जिसमें जो पढ़ा जाता है। आइए देखते हैं। भारत की नदियाँ जो है दो प्रकार से इसमें पढ़ा जाता है। एक है हिमालय नदी हो गया और दूसरा जो हो गया प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हो गया। तो हिमालय में भी तीन पार्ट है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, जिसमें पहला आज टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे और जो लास्ट में है उसको देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, साथ में मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ देखेंगे जो अरब सागर में गिरती है और बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है। समझ गए। तो आज का टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। इसमें कौन सा सहायक नदी है, कौन कौन नदी के बारे में उद्गम है, कहाँ पे होती है, इसका मुहाना कहाँ बनाती है, उसके बारे में देखेंगे। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, आइए आगे देखते हैं। देखिए ये मैप मैं खुद बनाया हूँ। देखिए सिंधु नदी तंत्र यही हो गया, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कहाँ से उद्गम होती है? ये तिब्बत के पास कहाँ से होती है मैं आपको आगे बताते चलूँगा। इंदिरा गांधी नहर यहीं पे बनाया गया है। ये नेपाल आपका हो गया, अरब सागर हो गया। तो अरब सागर में जो गिरती है उसके बारे में बताएंगे। सिंधु कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है और फिर कराची होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये आपका भारत का मैप प्रॉपर है, समझ गए। इसका ओरिजिन कहाँ होता है, उद्गम कहाँ होता है, ये भारत का मैप हो गया। देखिए ये जो मैंने आपको बताया था कैलाश श्रेणी, ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है कैलाश श्रेणी यहीं पे तिब्बत में है। देखिए यहीं पे तिब्बत में है। देखिए ठीक है। इसके पूरब से निकलती है ब्रह्मपुत्रा, जो कि हिमालय के रेंज के साथ 1100 किलोमीटर जाके चलती है और फिर जाके अरुणाचल प्रदेश में जाके ये मिलती है और जाके असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में होते हुए ये, और इधर से जो आती है देखिएगा उत्तराखंड से जो निकलती है गंगा, और गंगा से जाके ये ब्रह्मपुत्रा मिल जाती है और जाके ये मेघना बनाती है, समझ गए, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। देखिए ये आपका सिंधु, ये जो ग्लेशियर है इसका नाम जो है क्या है जानते हैं? कैलाश श्रेणी में है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, एक स्थान है बोखर चू, वहीं पे यह उद्गम होता है। तो पूरब की तरफ ब्रह्मपुत्रा हो जाता है और पश्चिम से सिंधु नदी निकलती है, समझ गए। और यही जो कि है जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए, जैसे में भारत में प्रवेश करती है, उसका नाम है लेह। लेह जगह में दमचोक जगह है, समझ गए। और निकलती है कहाँ पे? एग्जिस्ट होती है तो ये चिल्लास जगह है। चिल्लास जगह है पाकिस्तान के पास, पीओके में है, समझ। भारत का ही अंग है पीओके, वहीं पे निकलती है, समझ गए। और सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी जो बहती है, तंत्र मतलब कि पूरे के पूरे इसका सहायक नदी मिलकर तंत्र होता है, समझ गए। तो सिंधु नदी जो है लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। लद्दाख देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो काराकोरम लद्दाख, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य यह बहती है सिंधु नदी, समझ गए। और सिंधु गार्ज आई का निर्माण करती है। गार्ज मतलब कि पत्थर को तोड़ कर नीचे एक गार्ज खाई बना देती है, समझ गए, उसे ही गार्ज बोलते हैं। तो पीओके के पास गार्ज बनाया है, समझ गए। देखिए आपको जो पढ़ना है ये आपका हो गया सिंधु नदी तंत्र हो गया, आपका इधर हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, और बीच का जो भाग है इसे गंगा नदी तंत्र बोलते हैं, समझिए। तो गंगा नदी तंत्र बोलते हैं ये। और ये बीच वाला जो पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, एक तरफ गिरती है आपका अरब सागर में गिरती है और एक तरफ आपका गिरती है बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती है। इसी के बारे में देखेंगे और सारा का सारा नदी खत्म हो जाएगा, समझ गए। आपको मैं सब बताते चल दूँगा धीरे धीरे, और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका क्लियर होते चला जाएगा, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए भारत के प्रमुख नदियाँ, इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। एक हो गया हिमालय नदी हो गया और दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हो गया। तो हिमालय नदी में जो पढ़ना होता है आपको सिंधु नदी तंत्र, दूसरा में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा में हो गया गंगा नदी तंत्र। तो एक एक करके मैं आपको बताते चलूँगा। और ये प्रायद्वीपीय भारत का जो नदियाँ है, जो नीचे वाला पार्ट है, उसके बारे में देखेंगे। जो नदी कहाँ से गिरती है, कहाँ से उद्गम होती है, उसके बारे में आगे बताते चलूँगा। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में ही बताएंगे आपको। देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारतीय नदियों को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। पहला जो हो गया हिमालय नदी हो गया, जो कि हिमालय से निकलती है। इसमें वर्ष भर पानी होता है। इसका स्रोत क्या होता है? वर्षा और ग्लेशियर से होता है, समझ गए। ग्लेशियर पिघलता है, पानी साइक्लिक यानी साइक्लिक टर्म चलता रहता है, समझ गए। बादल बना, वर्षा हुआ, फिर से ग्लेशियर बना, फिर से इसका पानी निकलना शुरू हो गया। ऐसा ही ये इसका प्रक्रिया चलता है, एक चेन चलता है, समझ गए। और दूसरा जो हो गया प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसे मौसमी नदियाँ बोलती हैं। वर्षा हुआ तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे पानी निकलते चला गया जहाँ से इसका उद्गम हुआ, तो धीरे धीरे ओरिजिन इसका, और यहाँ मुहाना बनाएगा वहाँ पर धीरे धीरे एकदम क्रम के चलेगा, समझ गए। तो दक्षिण भारत की नदियाँ एकदम धीरे धीरे चलती है और ये
मौसमी नदियाँ होती है, मौसम के अनुसार यहाँ पे पानी होता है। और हिमालय नदी जो होता है यहाँ पे वर्ष भर पानी होता है और इसका स्रोत है वर्षा और ग्लेशियर से। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हिमालय की नदियों को 3 भागों में बांटा जाता है। हिमालय से तो सैकड़ों नदियाँ निकलती है, लेकिन यहाँ प्रमुख 3 ही है। समझ गए? बाकी नदियाँ इसकी सहायक नदी है। वैसे 4000 नदियाँ निकलती हैं, समझ गए, लेकिन जो VVI है उसके बारे में पढ़ना होता है। देखिए, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज देखते हैं कौन सा, तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। देखिए, हिमालय की 3 जो नदियाँ हैं पूर्ववर्ती है, यानी कि जो हिमालय बनने से पहले ही उसका उद्गम हो चुका था, वहाँ बहती थी। कौन है? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। ये हिमालय बनने से पहले भी इसका स्रोत था। समझ गए? ये यानी उस समय से ही नदियाँ हैं ये हिमालय। देखिए, पूर्ववर्ती का अर्थ ये है कि तीनों नदियाँ जब हिमालय नहीं थी उससे पहले भी यह बहती थी और तथित सागर में गिरती थी। अर्थात हिमालय के उत्थान से पहले भी यह गमन करती थी, यानी कि तथित सागर में गिरती थी पानी है। समझ गए? पहले ये नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती थी और तथित सागर में गिरती थी। आज जहाँ हिमालय है वहाँ पर तथित सागर का विस्तार हो चुका है, जिसे तथित भूसन्नति कहते हैं। समझ गए? वहाँ पर तथित सागर का विस्तार था, जिसे तथित भूसन्नति कहते हैं। समझ गए? और यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकरा गया और हिमालय का निर्माण हुआ, जैसे बृहद हिमालय, लघु हिमालय और आपका हो गया शिवालिक हो गया। और ट्रांस हिमालय पहले ही निर्माण हो चुका था, जहाँ पे कैलाश श्रेणी है। कैलाश श्रेणी के पास से ही वहाँ से निकलती है क्या, आपका सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु पश्चिम से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी पूरब से निकलती है। वो जाके अरुणाचल प्रदेश के पास गार्ज बनाते हुए आपको असम में आती है। असम के बाद चली जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इधर से गंगा नदी भी निकलती है, साथ में मेघना बनाती है। आगे देखते चलेंगे, चलिए आगे देखते हैं। जब तथित सागर से हिमालय का निर्माण होता रहा तो ये तीनों नदियाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा ने अपना न दिशा बदला और न अपना रास्ता बदला। यानी कि हिमालय का निर्माण होता रहा और ये अपना काम करते रहा, यानी चलते रहा, ये अपना रास्ता नहीं बदला और हिमालय को काटते रहा। यानी कि हिमालय बन रहा है, उसको काट रहा है बीचे बीचे, और अपनी घाटी को गहरी करती रही, जिसे बृहद हिमालय में गहरी और सरकड़ी घाटी का निर्माण कर दिया, जिसे हम गार्ज कहते हैं। गार्ज मतलब आई आकार की घाटी बोलते हैं इसे। जैसे सिंधु गार्ज जम्मू कश्मीर में, अब लद्दाख में है, गिलगिट के पास सिंधु नदी गार्ज कहते हैं इसे। समझ गए? सिपकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी का गार्ज है ये। सतलज नदी पर, सतलज जो नदी है वहीं पे गार्ज बना दिया है ये। और दिहांग गार्ज जो है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का गार्ज है ये। समझ गए? ये गार्ज बनाया है। इतना काटा है हिमालय को कि अभी भी इसका पानी आ रहा है हिमालय को काटते हुए। चलिए आगे देखते हैं। अब शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र। वो तो जो शुरुआत था, ट्रेलर था। अब देखिए ये सिंधु नदी तंत्र। चलिए अब देखते हैं मेन चीज़ जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, सिंधु नदी तंत्र का मुख्य, जो सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी जो है सिंधु नदी है। समझ गए? सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सब नदी आता है, जैसे में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और इसका जो मुख्य नदी है सिंधु नदी हो गया। इसका जो टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर और भारत में कितना परसेंट है, 39% है। इसका उद्गम जो हुआ है, चीन बोलते हैं, तिब्बत होता है, तिब्बत बोलिए या चीन बोलिए, यानी कि 1959 में चाइना ने अटैक करके इसको ले लिया था। इसका राजधानी हुआ करता था लहासा, लेकिन अभी चाइना के हाथ में है, तिब्बत ही है। समझ गए? चलिए, तो भारत में 1135 किलोमीटर लगभग यह गमन करती है और पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान से होते हुए चली जाती है अरब सागर में, कराची होते हुए। समझ गए? कराची होते हुए ये अरब सागर में जाके गिर जाती है और यह 4 देशों में बहती है। 4 देशों में बहती है। देखिए, तो इसका उद्गम जो हुआ है कैलाश श्रेणी में बोलिए, वहाँ पे जो ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, और जो झील है मानसरोवर झील है, और जो जगह है बोखरचू है। समझ गए? और भारत में जो प्रवेश करती है उसका नाम है लेह दमचोक जगह है ये। और इसका निकासी है, भारत के बाहर जो निकासी होती है पीओके के पास, भारत का ही अंग है पीओके, वहाँ पर उसका नाम है चिल्ला पास, चिल्ला पास बोलते हैं या चिल्लास बोलते हैं। समझ गए? और ये सिंधु नदी जो बहती है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है, और पीओके गिलगिट के पास गार्ज आई का निर्माण करती है। पीओके गिलगिट के पास गार्ज आई का निर्माण करती है। फिर पाकिस्तान के अटक जगह मैदान में बहती है, अटक जगह मैदान में बहती है, और फिर मिठानकोट में मुख्य सहायक नदियाँ मिलती है, और अंत में कराची में पहुंचती है, और फिर अंततः अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस इसका है सिंधु का। एक दो बार देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, 47% भाग पाकिस्तान में बहती है ये, यानी कि जो यह फैला हुआ है 11.25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सिंधु नदी। समझिए? इसका पानी फैला हुआ है ये।
और 39% भाग भारत में, 8% भाग चीन में और 6% भाग अफगानिस्तान में यह बहती है। ये समझ गए, इतना लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस है। चलिए आगे देख लेते हैं। सिंधु नदी तिब्बत या चीन के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडू ग्लेशियर से निकलकर अब लद्दाख, यानी कि पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख है में प्रवेश करती है। लद्दाख के दमचोक यानी कि लेह के पास प्रवेश करती है। सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम किधर हो गया देखिए आपका, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम क्या हो गया, उत्तर पश्चिम आपका यह हो गया, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। सिंधु नदी गिलगिट के निकट एक बहुत गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गिलगिट के पास, इसे सिंधु गार्ज कहते हैं। गिलगिट के पास सिंधु नदी दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है, यानी दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और कराची के पूर्व होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बना लेती है या गिर जाती है। इतना लंबा चौड़ा जा रहा है सिंधु नदी। चलिए आगे देखते हैं इसका पॉइंट जो मेन है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए, लेह जो जिला है लद्दाख का सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी में बहती है ये। लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, दाएं तट पर स्थित है। दाएं याद कर लीजिएगा, बाएं दाएं पूछता है तो दाएं, दाहिना हाथ जो है दायां, यानी कि बहती है ऐसे, ठीक है। तो आपका दायां किधर हो गया, आपका दायां हाथ इधर हो गया और बायां इधर हो गया, दायां ये दायां हो गया, समझ गए, दायां हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली, दाएं तो हो गया आपका लेह हो गया जो शहर बसा हुआ है, और बाएं या बमरेठिया, बायां बमरेठिया हाथ जो है बायां वाला हाथ है, यही हो गया आपका। तो 5 नदियाँ क्या है, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये लाइन से क्रम सजाने को दे देगा एग्जाम में, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जिसका नाम है सिंधु और सतलज, ठीक है। सिंधु नदी की एकमात्र नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, जिसका नाम है, क्या नाम है, झेलम है। सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी जो है झेलम है, समझ गए, वो निकलती है जम्मू कश्मीर से। सिंधु नदी की शेष 3 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जैसे में चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया। ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है, समझ गए, जो पाकिस्तान में नहीं जाती है। जो ब्यास नदी है सतलज में मिल जाती है, ये पाकिस्तान में नहीं जाती है आपका ब्यास नदी। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जो रोहतांग दर्रा है, पंजाब के कपूरथला के निकट सतलज नदी में मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है, समझ गए। तो ये याद करके टर्म रखिएगा। जो ब्यास नदी है रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब के कपूरथला के निकट सतलज नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में बनने वाली सेकेंड लंबी नदी है ये। चलिए आगे देखते हैं। भारत की 6 सबसे लंबी नदी का क्रम इस प्रकार है। ब्रह्मपुत्रा हो गया 2900 किलोमीटर हो गया, सिंधु जो हो गया 2880 किलोमीटर हो गया, गंगा हो गया 2525 किलोमीटर, सतलज जो हो गया 1500 किलोमीटर, गोदावरी हो गया 1465 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यमुना हो गया 1385 किलोमीटर है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गया, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, चंबल। चंबल की सबसे सहायक नदी बड़ी होती है बनास नदी है, समझ गए। सबका सहायक याद करके रखिए, मुंह पर याद होना चाहिए। चलिए, सिंधु के बाईं ओर से मिलने वाली अन्य सहायक नदी, सिंधु के बाएं ओर से मिलने वाली अन्य सहायक नदी यहाँ कौन सा है, तो जास्कर नदी है, सोहन नदी है, स्थांग नदी है, सिगार आदि प्रमुख नदी है ये। सिंधु के दाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ हो गया सियोक हो गई, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सियोक दाएं में, दाएं आपका हो गया, इधर दाएं हो गया। काबुल, कुर्रम, गोमल, गिलगिट आदि प्रमुख है ये। काबुल और उसकी सहायक नदियाँ अटक के पास सिंधु से मिल जाती है। काबुल और उसकी सहायक नदियाँ अटक के पास मिल जाती है। ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणी से निकलती है, ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणी से निकलती है, समझ गए। देखिए यही ये आपका सिंधु नदी का है, देखिए कितना लंबा चौड़ा ये गमन करती है, देखिए कितना लंबा चौड़ा गमन करके पाकिस्तान में चली जाती है। ये सब सहायक है, झेलम हो गया, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सब सहायक नदी है इसका। अब समझते हैं सिंधु नदी का एक एक करके, जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, एक एक चीज़ का फैक्ट मैं आपको बताते चलता हूँ। देखिए, ये जगह है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, बोखरचू स्थान, मानसरोवर झील हो गया, समझ गए। चलिए, सिंधु नदी हो गया, सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है ये। सिंधु नदी जो है सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। यह भारत में बनने वाली सेकेंड सबसे लंबी नदी है।
पहला जो हो गया ब्रह्मपुत्र हो गया। यह तिब्बत या चीन के चेमा युंगनू ग्लेशियर मानसरोवर झील से निकलकर अब लद्दाख के दमचोक के पास भारत, ये जम्मू कश्मीर पहले था, अब हो गया लद्दाख हो गया, प्रवेश करती है। यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होते हुए उत्तर पश्चिम की दिशा में बहती है। यह नदी गिलगिट के निकट बहुत ही गहरे गार्ज का निर्माण करती है और दक्षिण की तरफ मुड़कर पाकिस्तान, दर्दी स्थान बोलते हैं उसको, में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। और लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर है, दाएं तट पर, दाएं। चलिए ये तो समझ लिए। भारत की सबसे लंबी नदी ये भी देख लिए हैं ये। चलिए आगे देखते हैं अब। पाकिस्तान के बहावलपुर, देखिए पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चिनाब नदी से मिलती है, पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चिनाब नदी से मिलती है तब यह चिनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है। यानी सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियाँ यहाँ एक होकर आगे बहती है, पांचों नदियाँ, इसीलिए इसे बोलते हैं पंचनद। पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चिनाब नदी से मिलती है तब यह चिनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है। यानी सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियाँ यहाँ से होकर आगे बढ़ती है और बहती है आगे, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं झेलम नदी। झेलम के बारे में समझ लेते हैं। ये इसका पुराना नाम जो है, इतिहास से पढ़िएगा, बीतस्ता नदी है ये। इसका उद्गम जो है जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झील से हुआ है। ये बेरीनाग के निकट से निकलती है और श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में जाके मिल जाती है एवं पुनः यह वुलर झील से आगे भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ बहती है। फिर यह पाकिस्तान में झंग के निकट प्रवेश करती है। झंग एक जगह है, झंग में प्रवेश करती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है और घाटी समतल मैदान होने के कारण इसका ढाल बहुत ही कम हो जाता है, जिससे यह नदी विसर्पण करने लगती है, यानी कि सांप के आकार का विसर्पण करने लगती है। झेलम नदी हिमालय की एकमात्र विसर्पण करने वाली नदी है। यही फैक्ट है, याद कर लीजिएगा, बार पूछा जाता है। यह नदी अनंतनाग यानी कि जम्मू कश्मीर में बारामूला तक नौका गम में है, यानी कि नाव से भी जा सकते हैं, नौका गम में है ये। जिसे नाव की सवारी भी होता है इसमें, देखिएगा ज़्यादातर इसका यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा। यह सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। झेलम चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी कि झेलम जो हो गया चिनाब की सहायक नदी हो गया। झेलम नदी पाकिस्तान की 170 किलोमीटर सीमा बनाती है। झेलम नदी जो है पाकिस्तान के 170 किलोमीटर सीमा बनाती है। किशन गंगा नदी झेलम नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये तुलबुल एवं उड़ी परियोजना झेलम नदी पर ही स्थित है। तुलबुल एवं कौन सा हो गया, उड़ी परियोजना आपका हो गया झेलम नदी पर ही स्थित है, समझ गए। चलिए, और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब है, याद कर लीजिएगा। और चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज, समझ गए। चिनाब की, देखिए मैंने बोल दिया है कि झेलम चिनाब की सहायक नदी, सिर्फ सहायक नदी है। और पूछेगा चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सतलज। सतलज चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गया सतलज, सतलज, समझ गए। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब देखते हैं चिनाब नदी। इसका पुराना नाम जो है, इतिहास से पढ़िएगा, ऋग्वेद में इसका नाम है अस्किनी। इसका उद्गम जो हुआ है बड़ा लाचला दर्रा जो है लाहौल घाटी में है, हिमाचल प्रदेश में। इसे बोलते हैं केटू लाड़ा भी जगह बोलते हैं। ये जो दर्रा के समीप से दो धारा निकलती है, दो धारा जो है चंद्र और भागा, इसका नाम है धारा है। इसका उद्गम क्या है, बड़ा लाचला दर्रा लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में है। और केटू बारा लाड़ा जो है दर्रा के समीप से दो धारा निकलती है, उसका नाम है चंद्र और भागा धारा निकलती है। टंडी स्थान पर मिलन के बाद एक होकर चिनाब बढ़ती है, यानी कि टंडी स्थान पर होकर एक होकर बहती है, चिनाब होकर चिनाब नदी बहती है। इसकी सहायक नदी जो है झेलम है, जो कि झुंग या त्रिमु स्थान में मिलती है, झुंग या त्रिमु स्थान पर मिलती है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि चंद्र एवं भागा दो नदियों के मिलने से बनती है। ये लाहौल घाटी में बड़ा लाचला दर्रे के दोनों ओर से निकलती है। बड़ा लाचला जो दर्रा है इसके दोनों ओर से निकलती है, समझ गए। और ये दोनों केलांग के निकट टंडी में मिलती है, केलांग के निकट टंडी में मिलती है। यह पीर पंजाल श्रेणी के समानांतर पश्चिम दिशा में बहती है। पीर पंजाल श्रेणी जो है, पीर पंजाल श्रेणी के समानांतर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के निकट गहरा गार्ज बनाती है, किश्तवाड़ के निकट गहरा गार्ज बनाती है, समझ गए। इतना इसका चिनाब के बारे में इतना जानकारी रखिएगा। और सलाल बगलिहार सतलज एवं दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर ही स्थित है। सलाल बगलिहार सतलज एवं दुल्हस्ती परियोजना
कहाँ पे है? तो चिनाब नदी पर ही स्थित है। समझ गए? क्या समझे? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब हो गया, और चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास। ये सब मुँह पर याद होना चाहिए। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं रावी का उद्गम कैसे हुआ है। रावी नदी के बारे में देख लेते हैं। ये इसका उद्गम जो हुआ है रोहतांग दर्रा के समीप हुआ है। इसका पुराना नाम है ऋग्वेद में परोसनी है या इरावती नदी है। यह बृहद हिमालय के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। बृहद हिमालय के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और चंबा घाटी से बहते हुए धौलाधार की उत्तरी और पीर पंजाल की दक्षिणी, धौलाधार की उत्तरी और पीर पंजाल की दक्षिणी ढलानों से होकर गुजरती है और एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यह मुल्तान सराय सिंधु के निकट चिनाब मिलती है। मुल्तान जो जगह है पाकिस्तान का, उसका नाम है सराय सिंधु जगह है, ये वहीं पे चिनाब से मिलती है रावी। अब समझते हैं ब्यास नदी। इसका नाम है बिपाशा। इसका ओल्ड नाम क्या है? बिपाशा। इसका जो उद्गम हुआ है रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से हुआ है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। कुल्लू मनाली जो हम लोग बोलते हैं, कुल्लू घाटी वहीं से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काटी और लाड़गी में महाखड्ड का निर्माण करती है। ये पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ पे कपूरथला में हरिके बैराज जो हम लोग पढ़ते हैं, हरिके बैराज जो है वहाँ पे सतलज नदी में जाके मिल जाती है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है, का निर्माण सिंचाई के लिए किया जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा बोलते हैं। बाकी जो पंजाब से सिर्फ फिर चली जाती है, वहाँ से नहर के माध्यम से कहाँ पे चली जाती है? आपका राजस्थान में। जहाँ पे बालू का रेत है वहीं पे वहाँ पे बनाया गया है, एक नहर बनाया गया, जिससे वहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं हो पानी की समस्या। समझ गए? राजस्थान की जीवन रेखा बोलते हैं। यह नदी जो भारत में मिल जाती है सतलज से, ये पाकिस्तान नहीं जाती है, उसको मोड़ दिया गया है। समझ गए? हरिके बैराज से मोड़ दिया गया है, बैराज बना दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यही इंदिरा गांधी है, यही नहर है, इसको मोड़ दिया गया है और चली जाती है भारत में राजस्थान की तरफ। आगे देखते हैं सतलज नदी, इसको बोलते हैं शत्रुदी। इसका उद्गम जो हुआ है मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से, राक्षस ताल से उसका है हुआ है मानसरोवर झील के पास से। यह चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सा? सतलज हो गया। चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज हो गया। समझ गए? चलिए, यह हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रे के समीप प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश में शिवकिला गार्ज का निर्माण करती है। बृहद हिमालय को काट कर गार्ज बना दिया है। बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, उसको बोलते हैं लघु हिमालय, और नीचे शिवालिक है। इसको बृहद हिमालय को काट कर गार्ज बना दिया है। समझ गए? काट कर गार्ज बना दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सतलज नदी दो राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। सतलज नदी जो है दो राज्यों से प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से। इसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब में मिल जाती है। पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब से मिल जाती है। सतलज नदी सिंधु नदी तंत्र की 4 नदियों को जल लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर जाकर मिल जाती है। पंचनद के अलावा कुछ अन्य छोटी नदियाँ भी जो सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलती है, जो जास्कर, सियांग, सिगार, गिलगिट आदि नदियाँ हैं। कुछ दाएं तट पर सिंधु से मिलती है, उसका नाम है क्या है? सियोक, काबुल, कुर्रम, गोमल आदि। तो दाएं और बाएं याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में ऑप्शन बार बार एग्जाम में दे देता है ये। आगे देखते हैं, कुछ और भी फैक्ट है। सियोक नदी, इस नदी को मध्य एशिया में काराकोरम एवं यारकंडी क्षेत्र में मृत्यु की नदी बोला जाता है। ये सियोक नदी को मध्य एशिया में जो बोलते हैं काराकोरम एवं यारकंडी क्षेत्र में मृत्यु की नदी बोलते हैं, रिवर ऑफ डेथ। प्राचीन काल में यारकंडी से लद्दाख तक व्यापार इसी के माध्यम से होता था। जास्कर नदी के बारे में समझ लेते हैं। इसका उद्गम जो हुआ है जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सरयू के निकट हुआ है। यह नदी जास्कर श्रेणी में गहरे गार्ज का निर्माण करती है और यह नेमू के निकट सिंधु नदी में मिल जाती है। देखिए, नुब्रा एवं सियोक नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। नुब्रा एवं सियोक नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ये चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो सिंधु जल समझौता हुआ है 1960 में ईस्वी में, सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियाँ हैं इसमें तय हुआ था। इसके अनुसार तीन पूर्वी नदी जो है ब्यास, रावी, जो सतलज है, इसका नियंत्रण भारत को रहेगा और पश्चिमी जो 3 नदियाँ हैं सिंधु, चिनाब, झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया जाता है। समझ गए? जिसमें पश्चिम की 3 नदियों के पानी 20% भारत यूज करेगा और 80% पाकिस्तान यूज करेगा।
समझ गए। तो ये सब जो है फैक्ट याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। देखिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी हो गया, चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी हो गया, सतलज की सहायक नदी ब्यास हो गया, पाकिस्तान नहीं जाने वाली नदी ब्यास नदी हो गया, रावी नदी सतलज में मिल जाती है, देश की सबसे लंबी नहर जो हो गया इंदिरा गांधी नहर हो गया, झेलम नदी एकमात्र हिमालय नदी है जो विसर्पण करती है, विसर्पण सांप के आकार के चलती है। झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौका गम्य है, ये पूछा गया एग्जाम में। सिंधु नदी जो है तिब्बत मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडू ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी लद्दाख के दमचोक के पास प्रवेश करती है। थीन नदी रावी नदी पर बनाया गया बांध बनाया गया, जो थीन बांध है रावी नदी पर बनाया गया है। पुंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। भाखड़ा नाथपा झाकड़ी बांध सतलज नदी पर है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा गुरुत्वीय बांध है जो कि 255 मीटर ऊंची है। भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध पूछेगा तो 255 मीटर ऊंची है, उसका नाम भाखड़ा बांध है। ये नांगल बांध कहाँ पे है? सतलज नदी पर है, पंजाब में है। ये हरिके बैराज के पास ब्यास एवं सतलज का मिलन स्थल है। ये सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, सतलज परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना ये कहाँ पे है? तो चिनाब नदी पर है। ये तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। ये सियोक नदी लद्दाख के काराकोरम दर्रे से निकलती है। ये इतना क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आप इतना पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी भी है। ये देखिए ये जो सिंधु नदी जो समझौता हुआ था, जो सिंधु समझौता जो 1960 में हुआ था, इस संधि पर कराची में विश्व बैंक के सहयोग से 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति था अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था। और यह शर्त लागू हुआ था 12 जनवरी 1961 को यह शर्त लागू किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना % यूज करेगा? तो 20% यूज करेगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन भी होगा आगे। देखिए मैंने आपको बताया था पहला दूसरा क्लास में, देखिएगा तो मैंने बता दिया था आपको कि झेलम और चिनाब के बीच में जो उसका जो घाटी है उसको क्या बोलते हैं? चाज बोलते हैं, चाज। और चिनाब और रावी के बीच में कौन सा जगह है? तो रचना बोलते हैं, ठीक है। और रावी और ब्यास के बीच में क्या है? तो बाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और ब्यास और सतलज के बीच में क्या है? तो बिष्ट बोलते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, चारों है चाज, रचना, बाड़ी, बिष्ट। और लाइन से क्रम में लगा लीजिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उसके बीच में मिला लीजिएगा चाज, रचना, बाड़ी, बिष्ट। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। दोआब जो जगह है, घाटी बोलते हैं उसको, दो नदियों के बीच का भाग जो होता है दोआब होता है। यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होता है। नदी के बीच में जो होता है ना, यहाँ पर नब्बे वाला जगह होता है और बहुत ज़्यादा खेती यहाँ पर होता है, उसी के बीच में जगह नाम दिया गया है। देखिए बिष्ट जो जगह है ब्यास और सतलज के बीच में है, बारी हो गया ब्यास और रावी के बीच में हो गया, रचना हो गया रावी और चिनाब के बीच में, और चाह जो हो गया चिनाब और झेलम के बीच में। ये भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी भी है ये मिलाने वाला है, मिला लीजिएगा ये। चलिए आगे क्वेश्चन है तो टिक लगाया है, चलिए देख लीजिए। इसको पीडीएफ बनाने के क्रम में टिक लगा दिया गया है। देखिए हिमालय काट कर एवं बह कर आने वाली नदियाँ कौन सा है? तो आप पढ़े हैं कि जो हिमालय के उत्थान से पहले ये नदियाँ बहती थी और हिमालय को काट काट कर गार्ज बना दिया है। तो कौन सा है ये? इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। ये निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? भारत में नहीं है सतलज का, क्योंकि यह मानसरोवर झील के पश्चिम साइड से निकलती है। ये आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताइए। तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा हो गया, गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया। सिंधु नदी का उद्गम जो होता है कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है, समझ गए। और ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा और फंसाएगा तो कैलाश श्रेणी रहेगा, चेमा युंगडू ग्लेशियर बोल सकते हैं, बोखरचू स्थान है, मानसरोवर झील है। ये सब कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन में डाल देगा, ये ऑप्शन में डाल देगा ये। आगे देखते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम होता है? बताइए। इनमें सभी का होता है, सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, उसका नाम है सतलज नदी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है हिमालय से परे की नदी है? तो सतलज हो गया, क्योंकि हिमालय से दूर है, यानी कैलाश श्रेणी से उद्गम होती है। और लास्ट क्वेश्चन है ये,
निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र है। बाकी महानदी का उद्गम होता है भारत, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, रावी है, किनाब है, सबका उद्गम भारत से होता है। बाकी ये ब्रह्मपुत्र का नहीं होता है। इतना आप याद कर लीजिए सिंधु के बारे में, तो सब के सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंस जाएगा ये। तो सिंधु वाला क्लियर हो गया आपका, और इसके बाद समझेंगे कौन सा, तो गंगा वाला समझेंगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा का समझेंगे, उसके बाद लास्ट में हो गया कौन सा आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, और धीरे धीरे आपका सब के सब खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा। चलिए ओके, इसको रिवीजन करते रहिए।